हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है आपका 11th क्लास का जो 6th चैप्टर है बेटा, उसमें हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हमारी थर्ड वीडियो है, जो थर्ड क्लास है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये छोटी वीडियो बेटा, बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, थोड़ा टॉपिक है इसमें। तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम में, है ना। अब जो टिश्यू सिस्टम होता है हमारे प्लांट की बॉडी में, उसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, कि किस पोजीशन पे पाया जा रहा है। याद करो, अभी इससे पहले तुम लोग को मैं बता चुका हूं, पोजीशन के बेसिस पे मैंने एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, ये सारे डिफरेंशिएट किया था। याद आ रहा है आप लोगों को? किया था ना बेटा। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये बेटा पहला है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और थर्ड है बेटा इसमें वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हम उसे 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर लेते हैं। ये जो है, ये वाला एपिडर्मल टिश्यू, ये आज के क्लास में हम लोग एपिडर्मल टिश्यू पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम लोग इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को। बात समझ में आई? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में असल में वैस्कुलर बंडल पे हम बात करेंगे। वैसे तो वैस्कुलर टिश्यू पे हम लोगों ने बात कर ही लिया है, जाइलम पे और फ्लोएम पे, लेकिन वहां हम बंडल्स पे बात करेंगे, जो कैम्बियम जहां पर आ जाता है। बात समझ में आई? तो बेटा आज हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में की बात करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? वो टिश्यू सिस्टम जो प्लांट की बॉडी को आउटर मोस्ट कवरिंग करता है। जो प्लांट, वो टिश्यू सिस्टम या वो टिश्यूज जो प्लांट के आउटर कवरिंग करती है, बाहर से पूरा कवर कर लेती है, उसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा 3 चीजें आएंगी, एक एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा, और तीसरा आपका आएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस आएगा। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब एपिडर्मिस पे कोई चीज निकली हो या अटैच हो, जिसमें आपको हम ट्राइकोम और रूट हेयर, ये 2 चीज पढ़ाएंगे। बात समझ में? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या हो गया? वो टिश्यूज जो प्लांट के आउटर मोस्ट कवरिंग को कवर करते हैं, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे कवर करते हैं, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। इसमें 3 चीज आएगी, एक आएगा आपका एपिडर्मिस, एक बेटा स्टोमेटा, और एक मैंने आप लोगों से कहा एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम या रूट हेयर आएगी। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? यहां तक बहुत आसान टॉपिक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, उसे याद कर लीजिए बेटा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आप लोग जानते हैं, एपिडर्मिस होती क्या बेटा? आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, जो चाहे वो रूट की हम बात करें, चाहे शूट की हम बात करें, चाहे हम लीफ की बात करें, चाहे लीफ की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें, चाहे हम रूट की बात करें, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, जो इससे पहले मैंने कई बार इस तरीके से बना रहा था ना, ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या होती है बेटा? यही आपकी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर यानी कॉर्टेक्स आती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? ज्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में बेटा सिंगल लेयर होती है। जैसे मैंने देखो बनाया, ये मैक्सिमम केस में कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। लेकिन कुछ केस ऐसा है, जैसे नेरियम की बात की जाए या फाइकस की बात की जाए, वहां पर क्या होता है? मल्टी लेयर्ड होती है। बात सुन में, मैक्सिमम केस में सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। इसकी सेल, अगर एपिडर्मिस की जो सेल होती है उसको देखा जाए तो कैसा होता है बेटा? वो इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। देखो, अगर तुम इसको देखो इस तरीके से अरेंज्ड है, तो क्या बीच में कहीं इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है।
और कॉम्पैक्टली मतलब बहुत धसी धसे, बहुत एक दूसरे के साथ मिल मिल के अटैच होती है ना, इस तरीके से। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, देखो ये पॉइंट याद रखना, पैरेन्काइमेटस होती हैं। ये बात हम बोल भी चुके हैं आप लोगों से कि पैरेन्काइमा की जो सेल होती है वो फंडामेंटल टिश्यू इसीलिए कहते हैं कि ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो इसी पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हैव लार्ज वैक्यूल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जिससे आपका कंपटीशन में या आपके एग्जाम में वास्ता पड़ सकता है, वो ये बात है कि एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक है। आगे चले, एपिडर्मिस पे क्या होता है कि थिक क्यूटिकल होता है ना, क्यूटिकल की लेयर उस पे होती है। एपिडर्मल सेल आर कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। देखो ये लेयर है आपकी, है ना, ये लेयर है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मल लेयर है, ठीक है बेटा, ये आपकी एपिडर्मल लेयर है। अब एपिडर्मिस पे क्या होती है, एक थिक कवरिंग होती है और ये आमतौर पर उन तरह के प्लांट्स में होती है जो जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ये इसलिए होती है ताकि क्या हो सके बेटा, लॉस ऑफ वाटर कम हो सके, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। देखो कैसे, जाहिर सी बात है जब क्यूटिकल होगी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या, जो लीफ के जरिए से जो लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, वैसे आप लोगों ने ये 10th क्लास में पढ़ा है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब इस क्यूटिकल की वजह से ट्रांसपिरेशन हो नहीं पाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन क्यूटिकल क्या होती है, रूट में एब्सेंट होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्यूटिकल जो होती है बेटा रूट में एब्सेंट होती है, ये सिर्फ स्टेम में और लीफ में होती है। नेक्स्ट, कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसी होती हैं, खासकर वो मोनोकॉट के केस में, ग्रासेस के केस में, जिन्हें हम एक मॉडिफाइड तरह की एपिडर्मल सेल होती है मोनोकॉट के केस में, जिसे हम लोग बुलीफॉर्म सेल कहते हैं, है ना। देखिए, सम एपिडर्मल सेल ऑफ सर्टेन मोनोकॉट्स, जैसे ये आर थिन वॉल्ड, लार्ज एंड वैक्यूलेटेड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल कहते हैं। और इस सेल का काम क्या होता है, ये देखो आती है, काफी क्वेश्चन इससे आया हुआ है बुलीफॉर्म सेल से। तो पहला, और इसका काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ, है ना, जो लीफ ऐसे ऐसे होती है फिर ऐसे खुल जाती है, देखो देखा होगा ना, लीफ ऐसे बंद भी हो जाती है, ऐसे ऐसे खुल भी जाती है। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से या मोटर सेल्स की वजह से होता है। अब बेटा देखो, तुम लोग यहां बुलीफॉर्म पे 3-4 क्वेश्चन बन गए ना। पहले ये किसका मॉडिफिकेशन होती है, एपिडर्मल सेल का। दूसरा, ये बुलीफॉर्म सेल का फंक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बुलीफॉर्म सेल का फंक्शन क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ लीफ से रिलेटेड होता है। तीसरा, ये डाइकॉट में पाया जाता है या मोनोकॉट में, मोनोकॉट में पाया जाता है। और ये क्यों होता है, ये बेटा अभी नहीं, जब हम लोग जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे टर्गर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है बुलीफॉर्म सेल पे, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए, इसे टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, रूट के केस में देखो, अगर हम एपिडर्मिस को एपिडर्मिस कहते हैं स्टेम और लीफ के केस में, जब रूट के केस में बेटा उसे हम लोग एपिब्लेमा कहने लगते हैं, ठीक है। रूट के केस में एपिब्लेमा कहने लगते हैं। एपिब्लेमा में क्या होता है, नो क्यूटिकल, वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है, जिस तरीके से स्टेम या लीफ के केस में क्यूटिकल प्रेजेंट थी। और दूसरी चीज, नो स्टोमेटा, स्टोमेटा भी इसमें एब्सेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो क्यूटिकल भी एब्सेंट होती है और स्टोमेटा भी एब्सेंट होता है। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, एपिडर्मिस जो होती है कुछ केस में, जैसे फाइकस के केस में, उसमें CaCO3 मौजूद होता है। इस तरह की हम एपिडर्मल सेल्स को हम लिथोसाइट्स कहते हैं। ये बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ये जो सिस्टोलिथ वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। CaCO3 पाई जाती है फाइकस के केस में, इसे हम लोग लिथोसाइट्स कहते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये केस होता है, ठीक है। आगे चले, अब नेक्स्ट है बेटा स्टोमेटा। तो पहले मैंने आपसे क्या बताया कि टिश्यू सिस्टम में, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है कि स्टोमेटा में एक गार्ड सेल्स होती हैं जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर होता है।
और स्टोमेटा का दो मेन काम होता है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। देखो इसका क्या क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का? तो बेटा पहला फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, है ना। पहला फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस। और दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल मतलब लीफ है। फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को उसी तरीके से समझो जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, कुछ उसी तरह का प्रोसेस है ना, कुछ उसी तरह का प्रोसेस प्लांट में होता है, उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होता है? इसी स्टोमेटा की वजह से होता है। ठीक है बेटा, है ना। चलो अब स्टोमेटा का जरा स्ट्रक्चर देखा जाए। हाँ बेटा देखिए ये क्या है? ये बीन शेप गार्ड सेल है। ठीक है, कैसा होता है? बीन शेप की होती है गार्ड सेल। ये क्या है? ये स्टोमेटल पोर है। ये स्टोमेटल पोर है। गार्ड सेल के बेटा, गार्ड सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा, गार्ड सेल के जस्ट बाहर वाली जो सेल होती है वो सब्सिडरी सेल कहलाती है ना। वो क्या होती है? वो सब्सिडरी सेल होती है। अच्छा, सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, याद रखिएगा ये सब बात। सब क्वेश्चन बनता है ये सब जो मैं बोल रहा हूं, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और बेटा सब्सिडरी सेल के बाहर क्या कौन सी होती है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल होती है। ठीक है, ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और ये जो मैंने ओपन स्ट्रक्चर दिखाया, देखो स्टोमेटल पोर खुला हुआ है, तो यानी ये स्टोमेटा ओपन है ना। ये स्टोमेटा का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। और ये कैसा स्टोमेटा है बेटा? ये ओपन स्टोमेटा है ना। यानी ये स्टोमेटा इस तरीके से ओपन है, खुला हुआ है ना। अच्छा, अब एक चीज होती है स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस बेटा असल में तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। क्या क्या है? एक है स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं?
इन तीनों को बेटा मिला के हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक चीज और मैं बताऊंगा गार्ड सेल के लिए, गार्ड सेल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक चीज और बेटा, गार्ड सेल में माइक्रोफिब्रिल्स भी पाई जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहा जाता है कि माइक्रोफिब्रिल्स का एक अहम रोल होता है स्टोमेटा के खोलने और बंद करने में, ठीक है। लेकिन ये चीज अभी हम यहां नहीं पढ़ेंगे। स्टोमेटा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसपीरेशन कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये यहां नहीं पढ़ना बेटा। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी में, तब हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ये माइक्रोफिब्रिल्स है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है बेटा, इसे हम लोग माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। अब एक बात और देखिए आप लोग, आप ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। गार्ड सेल में आप देखेंगे ये इनर वॉल है, दिस इज इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, है ना। ये इनर वॉल है गार्ड सेल की। ये बेटा आप देखेंगे ये कैसी है, मैंने थोड़ी मोटी दिखाई है ना, ये थिक होती है और इलास्टिक होती है। ये कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में, इसका भी रोल होता है। बात समझ में आए। तो इसीलिए मैंने दिखाया कि अंदर वाली लेयर को, जो मैंने गार्ड सेल की जो अंदर वाली लेयर है, देखो ये स्टोमेटल पोर है ना, स्टोमेटल ये वाली लेयर मैंने क्या कहा, इनर वॉल है और ये कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर वॉल है, ये कैसी होती है, ये कैसी होती है बेटा, ये थिन होती है ना, सॉरी, ये बेटा थिन होती है और इलास्टिक, नॉन इलास्टिक होती है, ये नॉन इलास्टिक होती है। बात समझ में आ गई, बोलिए। ये स्ट्रक्चर समझ में आया स्टोमेटा का बेटा। ये जो स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें गार्ड सेल बीन शेप का होता है, ये तो डाइकॉट में होता है। लेकिन अगर हम ग्रास की बात करें, है ना, ग्रास की बात करें या मोनोकॉट्स की बात करें, तो वहां पर मामला ऐसा नहीं होता है। वहां पर मामला ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पर कैसा होता है, तब वहां पर देखो ऐसा होता है, यहां पर मैं बना रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। वहां पर डंबल शेप का होता है, कुछ इस टाइप का, जैसा डंबल होता है ना, डंबल आपने देखा होगा ना, जिम गए होंगे आप लोग, वो जो ऐसे ऐसे करते हैं डंबल, कुछ इस टाइप का डंबल शेप का गार्ड सेल होता है। ठीक है, फिर इसके बाहर क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स होती हैं। तो ये डंबल शेप्ड गार्ड सेल होता है ना, डंबल शेप गार्ड सेल होता है। किसमें होता है बेटा, यहां लिख लीजिए आप लोग, ग्रासेस में, है ना, या मोनोकॉट में। मोनोकॉट में कैसा डंबल शेप होता है, डंबल शेप होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चीज पढ़ लिया कि स्टोमेटा का दो काम होता है, एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन लेना, CO2 को रिलीज करना, और दूसरा ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो एरियल पार्ट है मतलब लीफ, उससे जो पानी निकल जाता है उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा एक बात बता दूं और तुम लोग को, ट्रांसपिरेशन की ही तरह एक और प्रोसेस होता है प्लांट में, जिसे हम लोग हाइडा, जिसे हम लोग गटेशन कहते हैं। लेकिन वो ट्रांसपिरेशन और कहते गटेशन अलग चीज होती है। ट्रांसपिरेशन बेटा स्टोमेटा से होता है और गटेशन हाइडाथोड से होता है, याद रखना। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, अगर चाहिए तो लिख लीजिएगा आप लोग, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है।
लेकिन अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन में बेटा वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लेकिन अगर मैं गटेशन की बात करूं, GUTTATION, गटेशन, जगह ही नहीं कहीं बची है, गटेशन, ये स्पेलिंग है इसकी। और गटेशन कैसे होता है? हाइडाथोर्स के जरिए से होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा, हाइडाथोर्स के जरिए से होता है। अच्छा, ये जो गटेशन होता है, मैंने आपसे क्या बताया, इसमें क्या होता है, वाटर तो रिलीज होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर निकलता है, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें जो होता है वाटर जो होता है, जिसे अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो वहां पर प्योर वाटर रिलीज होता है, लेकिन यहां पर प्योर वाटर नहीं होता है, वाटर के साथ कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट भी अटैच होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चले, तो ये कुछ डिफरेंस है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया अगर चाहिए तो। वैसे ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट आगे दूसरे चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो बात मैं आप लोगों से कहा था कि जो इनर वॉल है गार्ड सेल की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन दी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। वो ज्यादा गार्ड सेल जो ज्यादा थिक भी होती है, जैसे देखो ये जो इनर वॉल है वो ज्यादा थिक भी है और इलास्टिक होती है, लेकिन जो इनर वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये स्टोमेटा के ओपनिंग में हेल्प करती है। देखो, द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिकर टू हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। when water enters the outer wall जो होती है वो expand कर जाती है, which causes the inner wall to draw out, causing opening of stomata। याद रखिएगा बेटा, जो माइक्रोफिब्रिल्स होती है उसका भी रोल होता है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ बातें जरा जो मैंने अभी बोला है स्टोमेटा के लिए, जरा उसे लिख लीजिए कि पहली चीज की स्टोमेटा में हर एक स्टोमा मतलब समझ रहे हो ना, स्टोमेटा क्या होगा, वो प्लूरल होगा, स्टोमा उसका सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। स्टोमा मतलब सिंगुलर है। तो हर एक स्टोमेटा में क्या होता है, दो बीन शेप्ड क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। दो बीन शेप सेल्स होती है जिन्हें हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, विच इंक्लोजेस द स्टोमेटल पोर। ग्रास केस में क्या होता है बेटा, अभी बताया हूं, गार्ड सेल कैसा हो जाता है, डंबल शेप का हो जाता है, इन विच मिडिल वॉल इज थिकर। नेक्स्ट, गार्ड सेल क्या करता है, क्या फंक्शन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। और कुछ केस में ऐसा होता है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन देयर शेप एंड साइज, और उसे हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। बोलिए बेटा, मामला समझ में आया यहां तक? तो ये था स्टोमेटा। इससे ज्यादा स्टोमेटा की जो स्टडी है, इससे ज्यादा, ऐसा नहीं कि स्टोमेटा बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ना, इससे ज्यादा बेटा बहुत डिटेल में अभी जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही नोट्स बनाते चलिए, इससे ज्यादा जहां जहां जरूरत होगी आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं उतना आप लोगों को करवाता चलूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा, क्या है थर्ड, एपिडर्मल अपेंडेजेस है। एपेंडेजेस मतलब होता है एपिडर्मिस में कोई आउटग्रोथ है। ये दो तरह की होती है ना, एक है रूट हेयर होती है और एक ट्राइकोम है। रूट हेयर का नाम तो आप लोगों ने इससे पहले भी सुन रखा होगा। रूट हेयर रूट में होती है, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है, सारी बातें आप लोग। ट्राइकोम आपके लिए नई चीज होगी, ठीक है। सबसे पहले रूट हेयर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि रूट हेयर बेटा यूनिसेलुलर होता है और ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है और ट्राइकोम जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूट हेयर कैसे बनता है। रूट हेयर असल में एपिडर्मल सेल के इलॉन्गेशन से, एपिडर्मल सेल जब बढ़ जाती है, ऐसे एपिडर्मल सेल के इलॉन्गेशन की वजह से रूट हेयर बनता है। लेकिन क्या ट्राइकोम भी इलॉन्गेशन से बनता है, एपिडर्मल सेल के इलॉन्गेशन से? नहीं, ट्राइकोम पे एक तरह की आउटग्रोथ आ जाती है। ट्राइकोम में, एपिडर्मिस में एक तरह की आउटग्रोथ आ जाती है जिसे हम लोग ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है बेटा। इसका फंक्शन क्या होता है आपको पता है कि इसका मेन काम फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का मेन फंक्शन होता है। और दूसरा काम एंकोरेज टू प्लांट पार्ट, मतलब ये प्लांट को जमीन में धसा के रखता है, पकड़ के रखता है जमीन में, ठीक है। इसी रूट है, नहीं तो हवा चले तो पहला प्लांट उड़ जाए। इसी रूट और रूट हेयर की वजह से प्लांट जो होता है जमीन में धसा हुआ रहता है, और अगर बहुत तेज हवा चले, कई 100 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वो एक अलग बात है।
लेकिन एक नॉर्मल हवा में भी प्लांट जो होता है जमीन में धसा रहता है, उसका रीजन क्या होता है बेटा? यही रूट हेयर और रूट होती है। ठीक है, ये देखो क्या होता है, ट्राइकोम मैंने कहा मल्टीसेलुलर होता है और इस एपिडर्मिस में आउटग्रोथ होती है, इसे हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। ये बेटा ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। दूसरा सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ भी हो सकता है। स्टिफ मतलब समझते हो, बहुत कड़ा सख्त, है ना। सॉफ्ट और स्टिफ, सॉफ्ट एक तरह समझो उसका एंटागोनिस्टिक हो गया, स्टिफ बहुत कड़ा सख्त। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? इसका मेन ट्राइकोम का फंक्शन की बात हो रही है। ट्राइकोम का जो मेन फंक्शन होता है, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर से। ठीक है, जो लॉस ऑफ वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन के जरिए से, उसको ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा इसका सेकेंडरी फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन और सिक्रेटरी इन नेचर भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया होगा। आप इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझोगे तभी आगे की चीज समझ में आएगी। अब बात समझ में आई? ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।